उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले वाला सब कुछ लिख लिया होगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट कि हम लोग को अर्ली मैन के बारे में कहाँ से पता चलता है। लेकिन देखिए, ये सेकेंड पार्ट बताने के लिए फिर से मैं आपकी बुक को हाथ में ले लेती हूँ एक बार। ये है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग इनके बारे में किस तरीके से जानते हैं। और साथ ही इसके मैंने ये जो पूरा का पूरा आपका पेज नंबर 17 के ऊपर जो नेम्स एंड डेट्स है उसको यहां पर क्लियर कर दिया है। पेज 17, पेज 17 पर जो भी लिखा है उसको मैंने, उसकी हेडिंग है देखिए, नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट्स, उसको भी यहीं पर इसी के साथ साथ मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर मैं साथ साथ ही इसको मेंशन नहीं करूंगी तो ये नहीं होगा। आप अलग से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ लीजिए, एक चार्ट के माध्यम से सब कुछ एक साथ बता दिया जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। और उसी के साथ साथ पेज नंबर 17 पर जो नेम्स एंड डेट्स है उसको भी यहाँ पे पूरा ये पैराग्राफ है, उसको भी यहाँ पर इस तरीके से चार्ट के माध्यम से आप लोग को बता दिया जा रहा है। तो आप लोग ये देखिए, क्योंकि इसको नहीं बताऊंगी तो वो काम पूरा नहीं हो सकता। आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 lakhs से लेकर 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स एगो तक हमको हमेशा नीचे आना है जब तक हमारा 80 नहीं आ जाता। तो 80 के बाद से हमारा इंक्रीजिंग नंबर शुरू हो जाता है, लेकिन उसके पहले हमेशा हमारा डिक्रीजिंग होता है। ये मैंने एडी और बीसी इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि एडी था एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। वहां पर एक रिलीजियस टैग लगा हुआ था। एनो डोमिनी के साथ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, एडी में एक रिलीजियस क्रिश्चियनिटी के बारे में वहां पर एक टैग लगा है। तो उसको अभी आज के जमाने में डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, तो इसलिए उस टैग को हटा दिया गया है। अब उसको बोला गया है कॉमन एरा। एडी मीन्स कॉमन एरा और बीसीई को बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन, बीसीई। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, आपकी बुक में फर्स्ट लेसन में ही ये पीछे के एक पेज के ऊपर दिया गया। बच्चे जब एडी और बीसी के बारे में याद करते हैं तो इसको वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, इतना रिलेट नहीं करते, लेकिन अभी उसी का नाम हो गया है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको लिख के बता देती हूँ कि जो एडी लिखा जाता था इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, उसको अभी बोला है कॉमन एरा, और बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा मतलब बीसी। ठीक है, तो क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस डेट को मानता है, इसलिए इस डेट को अभी हटा के नाम चेंज कर दिया गया। तो ठीक है, आपको यहाँ पे और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग ये एडी बीसी में इस चीज को याद मत करिए। आप लोग क्लास 6 के बच्चे वो चीज समझ के रख दीजिए, लेकिन अगर आप लोग वो फिर यहाँ पर एडी बीसी ये सब में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। हम लोग जब भी एडी से पहले का जो भी समय है उसको कैलकुलेट करने के लिए -2000 करते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा है 12,000 ईयर्स एगो, जैसा बुक में है आप लोग अभी ऐसा ही पढ़िए, नहीं तो आपका माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अभी आप इसको अगर बीसी में कैलकुलेट करेंगे तब आपको यहाँ से 2000 माइनस करना है, ना कि 2000 प्लस करना है, क्योंकि एडी के पहले तक हम लोग अगर कहते हैं कि आर्यंस केम टू इंडिया 3500 ईयर्स, यानी कि उसमें से बीसी में आए थे। आज से कब आए वो लोग? 3500 ईयर्स एगो आर्यंस केम टू इंडिया, जब उन्होंने वेदास को लिखा। लेकिन इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि देखिए, दे रीच्ड इंडिया इन 1500 बीसी, क्योंकि हमने वहां से 2000 को माइनस किया। तो जब तक हम आपको 180 तक नहीं आते हैं उसके तब तक हम लोगों को वो काउंटिंग बैक चलती है। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। तो 20 लाख ईयर्स से लेकर आज से देखिए, मैं बार बार ईयर्स एगो, यहाँ बीसी, एडी, सीई, बीसीई ये सब कुछ नहीं है, सब भूल जाइए।
आपको याद करना है 20 लाख साल, बहुत साल पहले से लेके आज से 12,000 ईयर्स एगो तक जो एज था उसको कहा गया है पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। इट इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पार्ट्स में। अपर पैलियोलिथिक एज ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए मेरे पास इंटरएक्टिव बोर्ड नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मुझे काफी मुश्किल हो रही है ये क्लासेस लेने के लिए। देखती हूँ कब होगा, जब होगा तो शायद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे अभी पीछे से क्रिएटिव कॉमन्स से, जहां पर कि आपको ये कॉपीराइट क्लेम ना हो, ऐसे कलेक्ट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कैप्शन डालना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब मेरे पास इंटरएक्टिव बोर्ड होगा तो मैं सब कुछ टच करूंगी और आ जाएगा, वो दिन भी आ जाएगा शायद। लेट मी स्टार्ट। तो ठीक है, टीचिंग का, पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का कोई चीज, कोई भी किसी भी, अगर मैं सोचती हूँ हमारे गुरु लोग पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे बच्चों को उच्चारण कर करके मुंह से ही इतना कुछ सिखा दिया था कि आज हमारी भारतीय संस्कृति पे हम गर्व कर सकते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, बोर्ड मिल रहा है, व्हाइट बोर्ड है, लाइट है, मोबाइल है, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। तो पढ़ाई और शिक्षा किसी चीज की मोहताज बिल्कुल नहीं है। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरा ये थोड़ा सा आप लोगों से शिकायत है। आप लोग कमेंट्स भी नहीं देते हैं, कुछ कहिए, कुछ लिखिए, कुछ सजेशन दीजिए और प्लीज इसको देखिए भी, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। इट कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। 20 लाख सालों से लेके आज तक, आज 18 या 19 19 अप्रैल है 2022 का। तो आज तक की जो भी ह्यूमन हिस्ट्री रही है उसका 99% कवर हो जाता है। कब से? 20 लाख ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स तक, समझ गए, आज के दिन तक। तो इसीलिए ये बॉक्स भी आप देख रहे हैं सबसे बड़ा है। और पैलियोलिथिक एज में कोई तरक्की नहीं हुई है, इंसान ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जानवरों को मारा, खाया, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो इधर से उधर भटकते रहे, घूमते रहे, देखते रहे और चलते रहे और किसी तरह अपना पेट हंटर और फूड गैदरर बन के भरते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12,000 ईयर्स से लेके मैंने आपको बताया है, पहले बता चुकी हूँ, ये नीचे की ओर डेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी, ठीक है, जब तक कि आपका 180 ना आ जाए, एडी शुरू ना हो जाए या सीई कॉमन एरा शुरू ना हो जाए। तो ठीक है, मुझे समझाने दीजिए। मीजोलिथिक एज, मिडल स्टोन, मीजो मीन्स मिडल, लिथिक, लिथिक स्टोन के लिए आता है। इसमें क्या हुआ, जो बड़े बड़े एकदम ब्लंट वेपन्स थे, उन्होंने जो टूल्स बनाए थे, गोले पत्थर के गोल गोल बड़े बड़े हैवी हैवी, उन सबको छोटा करना शुरू कर दिया। They became tiny and sharp tools called the micro. Micro means छोटा, मेगा बड़ा, माइक्रो छोटा, मेगा बड़ा। तो उन्होंने बहुत लिथ्स टूल, स्टोन, तो छोटे छोटे पत्थरों से, ऐसा मैं थोड़ा आपको पैलियोलिथिक एज का और इसका एक एक फोटो, एक एक पिक्चर आपको यहाँ पे डाल दूंगी। तो माइक्रोलिथ्स जो थे वो छोटे छोटे, लेकिन और छोटे होने के कारण क्या हो गया, उनको तो पकड़ के वो कैसे काम करेंगे? दे हैव टू कट, दे हैव टू चॉप द वुड, द बार्क्स ऑफ द ट्रीज, एनिमल्स को करना है, मारना है, और जमीन को डक, एंड दे हैव टू डिग द, they had to dig the ground also, so many things they have to do, but अगर उनका औजार इतना छोटा है तो पकड़ नहीं सकते, तो उनका दिमाग काम किया और उन्होंने क्या किया, उसमें हैंडल लगाना शुरू कर दिया। These handles were made of wood or the bones. तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखिए, tiny sharp tools called microliths attached to the bone or the tool wood handle were used. जैसे कि एग्जांपल है saw, आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है, तो वो लकड़ी से नहीं बना हुआ है, लोहे से नहीं बना है, ये पत्थर से बना हुआ है और उसमें हैंडल लगा है। यहाँ पर हसुआ, सिक्कल, जिससे आप घास काटते हैं, तो इसका भी हैंडल लगा दिया, बट इट इज मेड ऑफ बोन और द स्टोन, इससे बना हुआ है। उस जमाने में मेटल का यूज नहीं हुआ था, अभी मेटल नहीं आया है, वो कैल्कोलिथिक एज में आएगा। नाउ द थर्ड वन इज द नियोलिथिक एज, यानी कि न्यू स्टोन एज। रेड कलर से लिख दिया है सो दैट कि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए। आई थिंक इससे ज्यादा इजी किया नहीं जा सकता था इसको, मैंने यहाँ पे आगे पीछे सब मिलाकर एक साथ आपको इन टोटल आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द नॉलेज। नियोलिथिक एज में न्यू स्टोन एज, नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000, जैसा मैंने लिखा है आप लोग ऐसा याद करिए
यानी कि 10,000 साल से लेके जब तक कैल्कोलिथिक एज नहीं आ गई तब तक कौन सा चला, नियोलिथिक। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 10,000 ईयर्स एगो से लेके 10,000 ईयर्स से लेके आज से 10,000 आज से 10,000 10,000 ईयर्स एगो से लेकर जब तक कैल्कोलिथिक मेटल और ब्रॉन्ज एज नहीं आ गई तब तक कौन सा चला, न्यू स्टोन एज चला। सो हमको यही, आप लैंग्वेज को यूज करिए, अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। आई हैव चूजन द बुक लैंग्वेज टू राइट इन शॉर्ट, क्योंकि आपको जितना जरूरत है उतना ही बताना पर्पस है मेरा, मैं उसको फैला नहीं सकती, मैं उसको और बड़ा नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड नियोलिथिक एज, दैट्स ऑल। और जिसके बारे में आपको चैप्टर 3 में, तो आपको चैप्टर 2 में किसके बारे में पढ़ा रहे हैं वो लोग, पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा रहे हैं, मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ठीक है, इतना बड़ा समय था 20 लाख ईयर्स से लेके 12,000 और 12,000 से लेकर मेसोलिथिक एज का जो है आपको 10,000 ईयर्स, इनके बारे में हम लोग को कैसे पता चला। नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। किस पॉइंट पे मैं आ गई, मैंने पहले आपको बता दिया पेज नंबर 17। सो दिस इज द पेज नंबर 17 का ये नेम्स एंड डेट्स बताने के बाद, देखिए इसको समझाने के बाद अब मैं आ रही हूं पेज नंबर 12 पर, जहां पे नीचे लिखा है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। तो अब पहले मैंने आपको ये क्यों बताया, अगर मैं पहले ये समझाऊंगी और इसको बाद में समझाऊंगी, रिलेट नहीं करूंगी, तो आपको ये बहुत लगेगा कि दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ द लेसन। एक्चुअली दीज आर नॉट द फ्रैक्शंस ऑफ द लेसन, ये आपको एक रिलेटिविटी को हमें यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है। इसलिए हम लोग को कौन सी चीज बच्चों को पहले बता देनी चाहिए, ये अगर एक थिंकर टीचर ऑलवेज ही थिंक्स लाइक दिस, तो इसलिए आपको ये बता दिया। अब आपको ये समझ में आ गया, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि 20 लाख से लेके 12,000 से लेके 10,000 तक का क्या एविडेंसेस, क्या उस समय ये सब अवेलेबल था। तो यहाँ मैंने अपने मन से लिख दिया सोर्सेज नॉट अवेलेबल, मनुस्क्रिप्ट्स थे नहीं, इंस्क्रिप्शंस थे नहीं। मनुस्क्रिप्ट्स मतलब जो पाम ट्रीज की लीव्स के ऊपर या उसकी बार्क के ऊपर जो लिखा जाता था, राइटिंग मटेरियल। इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर राजा महाराजा खुदाई करवा के जाते थे, जिसके पहले वीडियोस में, फर्स्ट लेसन के वीडियो में मैंने कुछ चित्र डाले हैं। सिटीज भी नहीं थी, कहां से होंगी, अर्ली मैन तो इधर से उधर घूम रहा है। रिटन मटेरियल नहीं है, लाइब्रेरी, म्यूजियम और पिक्चर्स कुछ भी तो अवेलेबल नहीं है। कौन सा मोबाइल था, कौन सा कैमरा था, अर्ली मैन को तो खाने की मुसीबत है, रहने के लिए जिंदगी नहीं है। शिकार करने जाता था बेचारा, खुद शिकार हो जाता था, दिन रात का पता नहीं था। तो ये सब कुछ भी अवेलेबल है। तो आज हम लोग को कैसे पता चलेगा उनके बारे में, हमें पता चलेगा सोर्सेस क्या अवेलेबल है। क्या सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। इंसान ऐसी एक चीज है, भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया कि दिमाग दे दिया, उसको ब्रेन दे दिया। तो उन्होंने बोला पता तो लगाना ही पड़ेगा, लग गए, सारी दुनिया वर्ल्ड के लोग लग गए। तो अभी तो इंडिया की केव्स के बारे में मैं बता रही हूँ, केवल यहाँ पर, वर्ल्ड का नहीं बता रही। वैसे साउथ अफ्रीका में भी बहुत केव्स मिली है। तो ये केव्स में जैसे भीमबेटका एमपी में है, और नर्मदा नदी के किनारे है, विंध्याचल माउंटेन हिल्स में है। फिर है हंसगी आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी के किनारे। और कुरनूल की केव्स भी आप लोग ये सब गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। आप लोग टाइप करिए, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डालने की कोशिश की थी, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने उनको फिर डिलीट कर दिया। आप लोग इसको खुद देख लीजिए कि भीमबेटका केव्स का वीडियो है कि नहीं, कुरनूल का है, हंसगी का है कि नहीं, ये सब आप लोग, हाँ हंसगी का है कि नहीं, ये सब आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट भी, सभी के पास मोबाइल है हाथ में, तो आप इनसे हमको पता चलता है। अब टूल्स से हमको ये पता चलता है कि बिलोंग टू विच एज। ये जब हमको टूल्स वहां से केव्स से मिल रहे हैं या जमीन की खुदाई करके मिल रहे हैं, तो उससे उनको ये पता चलता है कि ये किस जमाने के हैं। आई शुड स्टैंड हियर, किस कौन से है, पैलियोलिथिक है, ये ओल्ड स्टोन एज है, मिडल स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज है, या कैल्कोलिथिक एज के टूल्स है। इन सब के बारे में हम लोग को, दीज आर द सोर्सेस। पेंटिंग्स ऑन द रॉक्स, इसका भी एक फोटो मिला है, मेरे पास है, वो मैं डाल देती हूँ इसी में लास्ट में। तो आप देखिएगा कि वो पेंटिंग्स भी अर्ली मैन के पास जब समय होता था ब्लड से पेंटिंग कर देता था।
यानी तो कोई रेड कलर के कोई रूट होती है, कोई लीफ होती है, उसको कूट के उसका रस निकाल के वो कलर्स भी बनाना जान गए थे। ग्रीन कलर्स फ्रॉम द, दे एक्सट्रैक्टेड द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स, ब्राउन फ्रॉम द रूट्स और रेड फ्रॉम द फ्लावर्स एंड द सीड्स। आर्कियोलॉजी एविडेंसेस, प्रमाण, जमीन को खोदो, जमीन को खोद खोद के राख मिली है उन लोगों को बहुत सारी, तो उन्होंने बोला ये ऐश कैसे मिल गई, ये तो जरूर अर्ली मैन ने आग जलाना सीख लिया था। ये सब से उनको पता चल गया था। टूटे हुए कुछ पॉटरी भी मिला है और जो जो पेंटिंग्स मिली है। तो इन शॉर्ट सो केव्स, भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल की केव्स में से हम लोग को बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज है, टूल्स मिल रहे हैं, बहुत तरह के टूल्स मिलते जा रहे हैं विच दे बिलोंग टू Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Chalcolithic ages. Then the archaeological evidences, जमीन की खुदाई करके इनके अलावा भी जो बाकी चीजें मिल रही हैं, एशेस है, पॉटरी है, बोन्स है, इन सब के बारे में भी वो लोग स्टडी करते रहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एंड देन द पेंटिंग्स ऑन द रॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड द 17th पेज ऑफ द चैप्टर। आप लोग इसको, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा यहाँ पे, इसलिए इसको आई हैव यूज्ड। लेकिन मेरा कहना ये कि मैं इसको अपना जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में रखूंगी और सेकंड वीडियो का जो पार्ट होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जो मेरे ये जो अभी चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 वीडियो बना रही हूँ उसमें सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन को मैं अपने फर्स्ट पार्ट में रखूंगी। और जो आपको ये बताया था कि व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो कहने का मतलब ये, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जो सेकंड पार्ट है उसको मैं पहले वीडियो में डालूंगी और जो फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ाया था आप लोगों को उसको मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इसको देखिए, लिखिए। इसको मैंने थोड़ा लिख भी दिया है, पार्ट 2, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है। आप कैसे छोटे से छोटे पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। वी नो अबाउट दिस पीपल थ्रू दीज सोर्सेस। नंबर 1, केव्स ऑफ भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल, जो कि एमपी में है और ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। पेंटिंग्स मेड ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स, paintings made on the rocks, अर्ली मैन जो बना के गया, ये भी एक हमारे पास एविडेंस है। स्टोन चिप्स, एशेस, टूल्स, वेपन्स एंड अदर मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड इन द केव्स बाय द अर्ली मैन। देन द, ये हो गए हमारे, कितने हो गए, 4th हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये तो सबसे बड़ा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो तो बहुत ह्यूज है, अभी तक चलता ही जा रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये जो कलेक्शन करके लाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, टूल्स एंड वेपन्स वर यूज्ड, इनके मेन पर्पस क्या थे, कौन से एरा में, अभी खेती नहीं कर रहा है अर्ली मैन, खेती नहीं कर रहा है, ही इज ओनली ए फूड गैदरर एंड ए हंटर, तो वही टूल्स और वेपन्स होंगे जो हंटिंग के लिए और थोड़ा बहुत एनिमल्स से रिलेटेड जो काम होंगे उससे रिलेटेड होगा। फार्मिंग के टूल्स वो अभी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में उसने बनाने शुरू नहीं किए, अभी वो क्या है, हंटर एंड द फूड गैदरर। तो आप याद रखिए उसके टूल्स एंड वेपन्स भी वैसे ही होंगे, वही काम वो उनसे लेगा। सो टू किल द एनिमल्स, ये उसका मेन काम है। टू चॉप मीट, टू कट बोन्स, फ्रूट्स, रूट्स, टू डिग द ग्राउंड, उसको जमीन को करना है, जड़ें निकालनी है, कुछ नहीं मिलेगा तो पेड़ की जड़ निकाल के खानी है। टू चॉप मीट, टू कट बोन्स, फ्रूट्स, रूट्स, टू डिग द ग्राउंड, नॉट फॉर फार्मिंग, टू ब्रिंग आउट द रूट्स क्योंकि वो उसको खाएगा। टू कट और टू चॉप द फायरवुड, क्योंकि इस समय उसने थोड़ा बहुत लेटर पार्ट ऑफ द मेसोलिथिक एज में उसने आग जलाना सीख लिया था।
तो उसको अभी फायरवुड को भी काटना है। टू स्क्रैप द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल को भी वो काटता था, और बहुत सर्दी लगे तो उसको अगर उतर जाए तो ऐसे अपने शरीर में बांध लेता था। एंड द एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को और पेड़ों की छाल यानी बार्क जो पेड़ के ऊपर बाहर बाहर लगी रहती है उसको सफाई करने के लिए भी, स्क्रैप करने के लिए भी उसको ये टूल्स और वेपन्स की जरूरत होती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट हमारा होगा अर्ली मैन ने किन किन जगहों पर रहना पसंद किया, वो मेरा होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसको रहना कहाँ पसंद कर सकता है मैं एक लाइन बोल के जाती हूँ। अर्ली मैन जरूर पसंद करेगा रहना नियर द केव्स, केव्स में रहना पसंद करेगा नियर द सोर्स ऑफ वाटर, और कुछ ऐसा कंफर्टेबल लोकेशन हैबिटेट जहां पर कि उसको बहुत ज्यादा हीट और कोल्ड, थंडर, रेन, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट का सामना न करना पड़े। तो ऐसी जगहों पे अर्ली मैन रहना पसंद करेगा। और अर्ली मैन इंडिया में कहां कहां पर स्कैटर्ड हुआ था और कौन कौन से एज में वो रहा था, उसके बारे में जो पेज नंबर 14 पे जो आपका मैप है उससे रिलेट करके एक पॉइंट बनेगा। ओके, थैंक यू। हेलो चिल्ड्रेन, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री एट द चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस लेसन में हम लोगों को पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ना है। और ये नई बुक है मेरे हाथ में, मैं बुक लेकर बच्चों के साथ बात करती हूँ, क्योंकि उससे उन लोगों को जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो और अपनी बुक के साथ मिलाने में आसानी होती है। अगर मैं बुक को लेके हाथ में बात न करूं तो बाद में मैं जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा कर जाती हूँ उसके साथ इसको रिलेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं किताब को हमेशा हाथ में लेती हूँ। ये देखिए, दिस इज योर बुक। अवर पास्ट से बहुत सारे इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नंबर को यूज किया गया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इसका लेसन नंबर 2 है। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। तो नियोलिथिक एज के बारे में आपको लेसन नंबर चैप्टर 3 में पढ़ाया जाएगा। ये आप अपनी बुक का देख लीजिए, चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अर्ली मैन बड़ा एडवांस हो गया है, अब वो बहुत कुछ सीख चुका है दुनिया में, और इसलिए वो चैप्टर 3 में वो क्या करेगा, ही इज नॉट मेयरली द फूड गैदरर, नाउ ही विल प्रोड्यूस हिज ओन फूड। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लेकिन जो पहले का लेसन है, जो लेसन नंबर 2 है, वहां पर मेनली दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैलियोलिथिक एज एंड द मेसोलिथिक एज के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अभी अर्ली मैन क्या है, ही इज ओनली अ हंटर एंड अ फूड गैदरर। आप ये चीज को पहले समझ लीजिए, क्योंकि कई बच्चों के हाथ में अभी तो 16 से, ये मेरे पास 2016 की बुक है जो अभी भी चल रही है स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रही हूँ, और वहां पे इसको 2 लेसन में 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टोन एज
ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, देन द मीजोलिथिक एज, देन द नियोलिथिक एज। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, वहां पर बताया था, बहुत शॉर्ट में उस समय बताया था। देन द कैल्कोलिथिक एज, जब मेटल भी आ चुका है, ब्रॉन्ज आ गया पहले, उसके बाद आयरन भी आ गया 1000 BC के करीब, उसका भी आविष्कार हो चुका था। दैट वाज आल्सो, आयरन को भी डिस्कवर कर लिया गया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे सिविलाइजेशन एडवांस होते चली जाती है। जो भी हो, हमें लेसन 2 में और 3 में, दोनों में मिलाकर, चैप्टर 2 और 3 में मिलाकर हमें पढ़ना है इन 3 स्टोन एज के पार्ट्स के बारे में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड द नियोलिथिक। नियोलिथिक के एज के बारे में क्या तरक्की हुई थी, अर्ली मैन किस तरीके से मोर सिविलाइज्ड वे से रहना सीख चुका था, एंड ही वाज चेंज्ड फ्रॉम अ फूड गैदरर टू ए फूड प्रोड्यूसर, तो उसके बारे में बताया गया। उसके जो इसी के साथ साथ उन्होंने उस चैप्टर 3 में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस के बारे में भी बताया है, मेहरगढ़ के बारे में बताया है और बहुत सारी प्लेसेस के बारे में बताया जहां से इन चीजों के एविडेंसेस मिले हैं। इसी के साथ इन्होंने पैलियोलिथिक एज के और मीजोलिथिक एज का ही, आप देखिए जो मैप यहाँ पर दिया गया है, मैं थोड़ा सा आपको लेसन के बारे में बता दूं क्योंकि एक बहुत बड़ा लेसन है। पेज नंबर 14 पे जो है, यहाँ पे देखिए पैलियोलिथिक साइट्स और मीजो नियोलिथिक साइट्स, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जो उनको यहाँ केव्स वगैरह मिली है उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं। बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि लेसन को बड़ा और कर दिया जाए, मतलब टीचर इतना समझा रहे कि वो लेसन ऑलरेडी इतना बड़ा है और बड़ा हो गया। मेरा पर्पस है कि लेसन को किस तरीके से छोटा किया जा सके। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। इट इज रिटन हियर इन द पॉइंट्स ओनली, जो कि लेसन चैप्टर 1 में भी आपका एक क्वेश्चन था कि अर्ली मैन क्यों यहां से वहां तक मूव करता रहता था। अगेन दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द सेम टॉपिक। सो अर्ली मैन वाज हंटर एंड द फूड गैदरर, ही वॉज नॉट ए फूड प्रोड्यूसर। उसको वो हंटिंग करना है और जो कुछ भी हंटिंग के द्वारा मिला, हंटेड एनिमल को he had to eat, ये उसका काम था। ही मूव्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। एकदम शॉर्ट में देखिए, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना मैं खुद लिख देती हूँ, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि कुछ पढ़ाई हुई। पढ़ाई केवल ये नहीं है कि आपने समझ लिया, आप बहुत अच्छा समझे, लेकिन अब आप लिख नहीं सकते, और लिखने के समय आप इतना सब कुछ नहीं लिख सकते। और आपके गाइड बुक है, मैं जानती हूँ, लेकिन वहां भी बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है, और वो क्या करते हैं, जो बुक में लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को वहां छाप देते हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बता रही हूँ, जो कि मेरा 30 इयर्स ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस है। वही चीज कठिन किताब में लिखी है, तो उसी कठिन चीज को फिर से गाइड बुक में भी प्रिंट कर दिया। ये बच्चों के लिए कुछ आसान नहीं होता है। मेरा कहना ये कि क्लास 6 का बच्चा अभी क्लास 5 से आ रहा है। आई ऑलवेज कीप इन माइंड, मैं ये नहीं सोचती कि 10th से वो अभी 6 में है, नहीं, वो क्लास 5 से अब 6 में आ रहा है। क्या उसका स्टैंडर्ड हो सकता है, कितना वो लिख सकता है, हमें उसको सिर्फ पॉइंट्स देने, और अगर हम हर चीज को फैलाएंगे वो पॉसिबल नहीं है ऑन हिज पार्ट टू लर्न। सो इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर, इसमें देखिए सब कुछ आ गया। नंबर 2, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, क्या हो सकती है, ड्रॉट हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, फ्लड आ सकता है, हैवी रेन हो सकती है, उसका सब कुछ घर बार तहस नहस हो सकता है, एंड द अर्थक्वेक आ सकता है, वहां पे एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। नंबर 3, एनिमल्स मूव्ड टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ स्मॉलर एनिमल्स, वाटर, ग्रास, लीव्स, एंड सो ही हैड टू फॉलो देम। अगर बड़े जानवर ही मूव कर गए जंगल से छोटे जानवरों को खाने के लिए, या जिराफ को, जेब्रा को ग्रास नहीं मिल रही है, काऊ को, बफेलो को ईटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, जंगल खाली हो गया। सो अर्ली मैन हैड टू मूव आल्सो एंड ही हैड टू फॉलो देम। जहां जहां वो जानवर जाएंगे वहां वहां अर्ली मैन भी जाएगा। जस्ट यू थिंक व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वाज दैट। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स एंड सीड्स इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग प्लांट्स में और ट्रीज में फ्रूट्स एंड सीड्स अलग अलग मौसम में लगते हैं।
तो इनको खाने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा और डिफरेंट जंगल्स में मूव करना पड़ेगा. So plants and trees bear fruits and seeds in different seasons. So early man had to move season to season to different places. That's all about the first part of the lesson. Okay? आप लोग इसको लिख लीजिए.